नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुधीर वर्मा और इस वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे हाल फिलहाल में घटित राष्ट्रीय समसामयिकी के कुछ ऐसे तथ्यों को जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व आप सभी को एक आवश्यक सूचना कि उड़ान आईएएस अकादमी पिछले 10 वर्षों की निरंतरता का पालन करते हुए पुनः एक बार आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन इसका आयोजन किया गया है, किंतु जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, लॉकडाउन खुल जाएंगे, उसके बाद ये टेस्ट सीरीज आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए, ये टेस्ट सीरीज 16 मई 2021 से प्रारंभ हो चुका है। तो अपनी पढ़ाई की निरंतरता को जारी रखने के लिए इस टेस्ट सीरीज को जल्द से जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में आपको कुल 72 टेस्ट की श्रृंखला प्रदान की जाएगी। ठीक है, 72 टेस्ट आपको प्रदान किए जाएंगे, जो कि आपके पढ़ाई को निरंतर बनाए रखने में काफी सहायक सिद्ध होंगे। चलिए, तो अब आते हैं हमारे करंट अफेयर की श्रृंखला में, जिसके अंतर्गत पहला टॉपिक है भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त। हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई है। आपको बता दें कि श्री सुशील चंद्र को भारतीय निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है और ये इस आयोग में 24वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त होंगे। क्रम याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा है कि जो पदाधिकारी हैं उनका क्रम क्या होता है। ठीक, आगे पढ़ते हैं कि उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील अरोड़ा के 12 अप्रैल 2021 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से मुक्त होने के बाद, ठीक है, देखिए इसके पहले जो 23वें क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उनका नाम क्या था? श्री सुशील अरोड़ा जी। ठीक है, इनका कार्यभार जो है ये ऐसा बोला जाए कि इनकी जो पदावधि है वो 12 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गई। अब इसके बाद 13 अप्रैल 2021 को श्री सुशील चंद्र ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ठीक, तो यहां से भी आपको प्रश्न बनता है कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील चंद्र ने पदभार कब ग्रहण किया? तो कब ग्रहण किया? 13 अप्रैल 2021 को। चलिए, अगला करंट अफेयर भी नवनियुक्ति से संबंधित है, जिसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री एन.वी. रमन को, ठीक है, इनका पूरा नाम है श्री नथालपति वेंकट रमन, इनको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है और ये अपने पद पर 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश होंगे। ठीक है, 48वें क्रम के सीजेआई होंगे ये। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। क्रम क्या होगा इनका? 48वां। ठीक, इन्होंने 24 अप्रैल 2021 को अपने पद की शपथ ली है। ठीक, इनको शपथ ग्रहण किसने कराया? महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक, आपको इमेज दिखाते हैं, आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये हमारे महामहिम राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी और ये है श्री एन.वी. रामन जी। ठीक है, ये श्री एन.वी. रामन जी जो है वो अपने पद की शपथ ले रहे हैं। इसमें आगे पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री नथालपति वेंकट रमन को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। ठीक, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 है उसके खंड 2 के द्वारा राष्ट्रपति को जो शक्ति प्राप्त हुई है उसके द्वारा ही राष्ट्रपति ने मुख्य न्यायाधीश को उनके पद की शपथ दिलाई है। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है आहार क्रांति मिशन। आपको पता होगा कि भारत जो है वो खाद्यान्नों के, दालों के उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है, लेकिन आप इस सत्य को भी नहीं झुठला सकते कि इतना अग्रणी राज्य या इतना अग्रणी देश होने के बावजूद हमारे देश में कुपोषण की समस्या बहुत गहरी है। तो इसी बात को काउंटर करने के लिए या इसी कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए आहार क्रांति मिशन प्रारंभ किया गया है। ये योजना प्रारंभ हुई है 14 अप्रैल 2021 को। ठीक, इसका लक्ष्य क्या है?
पहला है पोषक संतुलित आहार की जरूरत और सभी स्थानीय फलों और सब्जियों तक पहुंच कायम करने की जरूरत को समझना। ठीक है, यानी कि पोषक तत्वों के रूप में फल, अनाज और इन सारी चीजों के उत्पादन के महत्व को जो लोगों को समझाना, यह इसका पहला लक्ष्य है। दूसरा लक्ष्य है आहार क्रांति आंदोलन का उद्देश्य भारत और पूरे विश्व के सामने पेश ढेर सारी भूख और बहुत सारी बीमारियों की समस्या का समाधान तलाशना है। ठीक है, कुपोषण की वजह से ऐसा नहीं है कि कुपोषण केवल एक समस्या है, जबकि कुपोषण जड़ होता है बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी बीमारियों का। तो इस कुपोषण की समस्या को खत्म करना, यह इसका एक लक्ष्य होगा। ठीक, याद रखेंगे विज्ञान भारती तथा ग्लोबल इंडिया साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम ने मिलकर उत्तम आहार उत्तम विचार के लक्ष्य को लेकर यह मिशन प्रारंभ किया है। ठीक है, ये जो उत्तम आहार उत्तम विचार है, ये आहार क्रांति मिशन का एक टैगलाइन है, इसको याद रखिएगा। और इस आहार क्रांति मिशन का जो संचालन है वो किया जा रहा है किसके द्वारा? विज्ञान भारती। ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं विभा। ठीक, तथा ग्लोबल इंडिया साइंटिस्ट एंड टेक्नोक्रेट्स फोरम, ये दोनों मिलकर इस आहार क्रांति मिशन का संचालन कर रही है। चलिए इसी में आगे पढ़ते हैं कि अध्ययनों में यह पाया गया है कि भारत उपभोग से 2 गुना ज्यादा कैलोरी का उत्पादन करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो उत्पादन के मामले में अग्रणी देशों में से है। ठीक है, लेकिन फिर भी देश में बहुत से लोग अभी भी कुपोषित है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र ने भी वर्ष 2021 को अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया है। ठीक है, ये जो यूएन है उसने भी वर्ष 2021 को अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी का वर्ष घोषित किया है। ठीक है, यहां से प्रश्न आपको आता है कई बार। ठीक, चलिए अगला है, यह मिशन एक साथ विभिन्न आयामों में काम करेगा। ठीक है, ये जो मिशन है वो केवल एक लक्ष्य को लेकर नहीं चल रही है, बल्कि बहुत सारे लक्ष्य इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से लक्ष्य हो सकते हैं? तो देखिए, सबसे पहले तो कुपोषण को दूर करना। ठीक है, ये इसका एक लक्ष्य हो गया। ठीक, कुपोषण को दूर करेंगे तो इसके बाद फिर स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रसार करना, यह भी इसका लक्ष्य होगा। ठीक, इसके बाद फिर जो कृषक हैं, ठीक है, कृषक वर्ग की आय को बढ़ाना। ठीक, और इसके अलावा ठीक है, चौथा जो लक्ष्य है वो देखिए यहां पर कि संयुक्त राष्ट्र ने जो 2021 को अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी वर्ष घोषित किया है। ठीक है, इसी के अनुरूप फल एवं सब्जियों का उत्पादन करना, यह भी इसका क्या है? लक्ष्य है। तो बेसिकली ये जो आहार क्रांति मिशन है उसके ये 4 लक्ष्य मान सकते हैं आप। क्लियर? चलिए, उद्देश्य के तौर पर यह बेहतर जागरूकता, बेहतर पोषण और बेहतर कृषि को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, यानी कि इससे कृषि के आधुनिकीकरण को भी एक अवसर मिलेगा कि यहां पर जो कृषि है उसको आधुनिक बनाया जाए। क्लियर? चलिए चलते हैं अगले टॉपिक पर। चलिए अगला टॉपिक है अभ्यास वरुण 2021। देखिए बहुत सारे देश जो है वो आपस में सामरिक जो संबंध है उसको बढ़ावा देने के लिए या सामरिक संबंधों को मजबूत करने के लिए युद्धाभ्यासों का आयोजन करती रहती हैं। इसी के अंतर्गत जो वरुण 2021 है इसका भी आयोजन किया गया है। ठीक, वरुण बेसिकली एक युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन किया जाता है भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच में, और ये इस वरुण अभ्यास का 19वां संस्करण है। ठीक है, इसके पहले 18 बार और युद्धाभ्यास फ्रांस के साथ वरुण टाइटल से किया जा चुका है। ठीक है, वरुण के नाम से 18 बार और युद्धाभ्यास किए जा चुके हैं। ये इसका 19वां संस्करण है। ठीक, 25 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में इसे संचालित किया जाएगा। ठीक है, यानी ये जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन किया गया है 25 से लेकर के 27 अप्रैल 2021 तक। कहां किया गया? अरब सागर में। ठीक, नौसेना है तो सागर में ही करेगी, जलीय भूमि में करेगी।
ठीक, चलिए, तो इसमें प्रश्न यहां से आ सकता है कि इसमें भारत का नेतृत्व किसने किया या फ्रांस का नेतृत्व किसने किया। तो भारत का नेतृत्व किया है रियर एडमिरल अजय कोचर जी ने। ठीक है, अजय कोचर जी ने इसमें भारत का नेतृत्व किया है। वहीं फ्रांस के नेतृत्व की बात करें तो रियर एडमिरल मार्क ऑसेडेट ने इसका नेतृत्व किया है, फ्रांस की सेना का। ठीक है, फ्रांस की जो नौसेना है उसका नेतृत्व मार्क ऑसेडेट जो कि रियर एडमिरल हैं उन्होंने किया है। तो याद रखिएगा, युद्धाभ्यास आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहां से डायरेक्ट प्रश्न बनता है कि युद्धाभ्यास वरुण किन दो देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। क्लियर। चलिए, अगला टॉपिक है विधानसभा चुनाव 2021। आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम अगर असम की बात करें तो असम में कुल 126 सीटों पर मतदान हुए हैं। ठीक है, यानी यहां पर विधानसभा सीटें कितनी टोटल 126 है, जिसमें से 75 सीटें भाजपा ने जीती, 50 कांग्रेस ने जीते और एक अन्य के खाते में गई है। ठीक, तो इस तरह श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, ठीक है, जो कि भाजपा के एक बड़े नेता माने जाते हैं असम के अंतर्गत, उनको मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। अगले राज्य की तरफ चले तो केरल में कुल 140 सीटों पर मतदान हुए हैं, जिसके अंतर्गत लेफ्ट को कुल 97 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस को 41 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें गई हैं। और इस प्रकार पी विजयन ने वहां पर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो यहां से आपको प्रश्न पूछता है मुख्यमंत्री के रूप में, आपको मैच द फॉलोइंग में जरूर पूछ सकता है। ठीक, तो याद रखेंगे इसको, अभी आपको बताऊंगा बाकी 3 राज्यों के। ठीक, तो पहले आप याद रखेंगे असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पी विजयन। ठीक, पिछले बार भी इन्हीं की सरकार थी, इस बार पुनः ये मुख्यमंत्री के पद की शपथ लिए हैं। चलिए, अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कुल 140 सीटों पर मतदान किए गए, जिसके अंतर्गत एआईएडीएमके को कुल 75 सीटें हासिल हुई हैं। ठीक है, एआईएडीएमके जो है ये पनीर सेल्वम, ठीक है, इसके अध्यक्ष हैं अभी, याद रखिएगा, पनीर सेल्वम, ठीक है, इनकी पार्टी है। ठीक, और डीएमके, ठीक है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ये इनको 157 सीटें प्राप्त हुई है। ठीक, डीएमके जो है वो एम के स्टॉलिन की पार्टी है, याद रखिएगा इसको। ठीक, देखिए एआईएडीएमके और डीएमके इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। एआईएडीएमके किसकी पार्टी है, पनीर सेल्वम की, जबकि डीएमके किसकी पार्टी है, श्री एम के स्टॉलिन की। ठीक, अन्य को 2 सीटें प्राप्त हुई हैं इसमें। ठीक, मुख्यमंत्री कौन, श्री एम के स्टॉलिन। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट लेकर आए हैं श्री एम के स्टॉलिन की पार्टी वाले डीएमके। ठीक, अगला है आपका पुदुचेरी। ठीक है, पुदुचेरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है और यहां पर 30 सीटों पर मतदान हुए हैं। ठीक, यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 30, और सभी 30 सीटों पर मतदान हुए हैं। ठीक, भाजपा को कुल 16 सीटें प्राप्त हुई, कांग्रेस को 8 सीटें और अन्य के खाते में 6 सीटें गई हैं। और मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है श्री एन रंगास्वामी जी ने। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में याद रखिएगा कुल 294 सीटें हैं, लेकिन मतदान 292 सीटों पर हुआ है। ठीक है, 292 पर मतदान हुआ है, जबकि वहां पर कुल सीटों की संख्या 294 है। ठीक, जगीपुर और शमशेरगंज, ये जो 2 विधानसभा क्षेत्र है वहां पर चुनाव नहीं कराए गए हैं। ठीक, तो इस चुनाव में भाजपा को 77 सीटें हासिल हुई है, वहीं ममता बनर्जी की टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें प्राप्त हुई हैं। काफी बड़ी जीत मानी जा रही थी ये। ठीक, कांग्रेस को 1 सीट और अन्य के खाते में 1 सीट गई है। और मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लिया है किसने, सुश्री ममता बनर्जी जी ने। ठीक, बहुत मजेदार ये मतदान रहा था, क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में, ठीक है, वेस्ट बंगाल के अंतर्गत सुश्री ममता बनर्जी जी नंदीग्राम से खड़ी थी और वहीं पर शुभेंदु अधिकारी भी खड़े थे। शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी जी को हरा दिया, लेकिन टीएमसी यानी कि जो ममता बनर्जी जी की पार्टी है वो ओवरऑल में जीत गई।
ठीक, तो अब मुख्यमंत्री के रूप में शपथ किन्होंने लिया है? सुश्री ममता बनर्जी जी ने। ठीक, तो अब इन्होंने शपथ ले लिया और अगले 6 महीने के अंदर इनको विधानसभा की सदस्यता लेना अनिवार्य होगा। ठीक है, अगले 6 महीने के अंतर्गत किसी ना किसी सीट में पुनर्मतदान कराए जाएंगे यदि इनको बनाए रखना है तो। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो वो राज्यपाल किसी अन्य को ऑफर करेंगे ये मुख्यमंत्री का पद। क्लियर? चलिए अगला टॉपिक है ऑपरेशन समुद्र सेतु दूसरा। ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है वो बेसिकली चलाया जा रहा था जब कोरोना संक्रमण काल प्रारंभ हुआ तो उस समय लोगों को विदेशों से भारत लाने के लिए वो पहला चरण था। ठीक है, उसे क्या कहा गया? ऑपरेशन समुद्र सेतु प्रथम चरण। ठीक, अब ऑपरेशन समुद्र सेतु का द्वितीय चरण जो है ये चलाया गया है। ठीक, देखिए कोरोना संक्रमण काल में आपको पता होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन्होंने अपना योगदान दिया है कोरोना महामारी से देश को बचाने में। तो इसमें हमारी नौसेना कैसे पीछे रहती? तो हमारी नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनरों की शिपमेंट के लिए ये जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है इसका संचालन किया है। ठीक है, याद रखिएगा यहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु का लक्ष्य क्या था, या आपको पूछेगा समुद्र सेतु 1 का लक्ष्य क्या था। तो समुद्र सेतु 1 का लक्ष्य क्या था? विदेशों में रह रहे भारतीयों को वापस देश लाना जब कोरोना संक्रमण काल आया तो। ठीक, ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय चरण, इसका लक्ष्य क्या है? देखिए अभी आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज्यादा डेफिसिट हो गई थी, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से हमने क्या किया? ऑक्सीजन मंगवाना प्रारंभ किया। ठीक, तो उसी के अंतर्गत चलाया गया था ये ऑपरेशन समुद्र सेतु का दूसरा चरण, जिसके अंतर्गत कुल 7 नौसेना के जो जहाज हैं हमारे उनको भेजा गया था अलग अलग देशों में और वहां से ऑक्सीजन जो है वो आयात किया गया था। कौन कौन से भारतीय नौसेना के जहाज थे? तो सबसे पहले था आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस तलवार, आईएनएस टावर, आईएनएस त्रिकंड, आईएनएस जलाश्व और आईएनएस ऐरावत। ये जो 7 नौसेना के जहाज है इन्होंने ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए विदेशों से ऑक्सीजन जो है वो आयात किया था हमारे देश में। चलिए अगला टॉपिक है 5G परीक्षण। ठीक है, अभी आपको पता होगा कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा था ये 5G परीक्षण। हमारे देश में 5G परीक्षण के लिए कुछ कंपनियों को स्पेक्ट्रम्स प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं कि भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड जिसको हम बोलते हैं MTNL जैसे दूर संचार सेवा प्रदाताओं को 5G के परीक्षण के आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। अब इस मंजूरी के बाद ये जो कंपनियां हैं वो 5G परीक्षण कर सकती हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे नए नए फैक्ट्स जो हैं वो आपको मिलेंगे कि इन कंपनियों ने एरिक्सन, ठीक है, जो एरिक्सन कंपनी है, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट जैसी विनिर्माता कंपनियों और प्रौद्योगिकी प्रदाताओं के साथ समझौता किया है। ठीक है, देखिए जब भी कोई टेक्नोलॉजिकल परीक्षण होना होता है, ठीक है, जब कोई एक्सपेरिमेंट होना होता है उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। तो उस टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड कराने का काम जो है वो इन कंपनियों को सौंपा गया है। ठीक है, कौन कौन सी कंपनियां? एरिक्सन, नोकिया, सैमसंग और सी डॉट। लेकिन इसमें भी याद रखिएगा कि जो रिलायंस जियो इन्फोकॉम है, ठीक है, रिलायंस जियो जो है मुकेश अंबानी जी की, उन्होंने फैसला लिया है कि वो सारे के सारे परीक्षण जो है वो स्वदेशी टेक्निक से करेंगे। ठीक है, यानी कि जो देसी टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग किया जाएगा रिलायंस जियो इन्फोकॉम के द्वारा। ठीक, परीक्षणों की अवधि अभी 6 महीने तय की गई है। ठीक है, यानी कि 6 महीने तक इसका ट्रायल किया जाएगा। इसमें से 2 महीने का समय खरीद और उपकरण तैयार करने के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, यानी कि जो टोटल परीक्षण करने के लिए अवधि दिया गया है इसमें 6 महीने, उसमें के जो प्रारंभिक 2 महीने हैं उसमें जो कंपनियां हैं, ये जो दूरसंचार कंपनियां हैं, ये सामानों की खरीदी करेंगी, जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका अरेंजमेंट करेगी और अगले 4 महीने तक उसका यूज करेगी। ठीक है, या उसका ट्रायल करेंगी। दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 5G प्रौद्योगिकी के अलावा 5G आई प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए परीक्षण करने के लिए भी प्रोत्साहन किया जा रहा है। ठीक है, 5G के साथ 5G आई ये एक एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी।
उसकी भी मंजूरी यहां पर दी गई है भारत सरकार के द्वारा इन टेलीकॉम कंपनीज को। ठीक, अगला पॉइंट पढ़ते हैं कि टीएसपीज यानी कि जो टेलीफोनिक सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ठीक है, को विभिन्न बैंडों में प्रायोगिक स्पेक्ट्रम प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जो प्रायोगिक स्पेक्ट्रम है वो दिए जाएंगे, जिसमें मिड बैंड, ठीक है, मिड बैंड स्पेक्ट्रम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 3.2 गीगाहर्ट्ज से 3.67 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक, मिलीमीटर वेव बैंड इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 24.25 गीगाहर्ट्ज से 28.5 गीगाहर्ट्ज। ठीक, और सब गीगाहर्ट्ज बैंड जिसकी फ्रीक्वेंसी 700 गीगाहर्ट्ज तक की होती है। तो ये 3 लेवल में स्पेक्ट्रम जो है इन टेलीकॉम कंपनीज को प्रोवाइड कराया जाएगा। उनका नाम क्या क्या है याद रखिएगा, मिड बैंड, मिलीमीटर वेव बैंड और सब गीगाहर्ट्ज बैंड। ये 3 लेवल में जो टीएसपीज हैं उनको स्पेक्ट्रम प्रदान किया जाएगा और इन्हीं 3 फ्रीक्वेंसीज पर ये ट्रायल किया जाएगा। ठीक, इस दौरान टेलीमेडिसिन, टेलीशिक्षा, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन आधारित कृषि निगरानी जैसे अनुप्रयोगों का परीक्षण किया जाएगा। देखिए, ये जो 5G ट्रायल किया जा रहा है, ठीक है, जब तक कोई टेक्नोलॉजी जो है वो उसका यूज नहीं होगा तब तक वो किसी काम की नहीं है। तो ये जो 5G टेक्नोलॉजी है उसका मेन फोकस कहां रहेगा, टेलीमेडिसिन वो अच्छे से सुविधा दे पा रहा है कि नहीं, टेली शिक्षा यानी कि जो ऑनलाइन शिक्षा है वो अच्छे से मिल पा रहा है कि नहीं, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन आधारित कृषि निगरानी। ठीक है, आपको पता होगा कि कृषि के क्षेत्र में भी तकनीकों ने बहुत ज्यादा योगदान प्रारंभ कर दिया है जिससे कृषि का आधुनिकीकरण हुआ है। ठीक, तो इन सारे अनुप्रयोगों पर नजर रखा जाएगा भारत सरकार के द्वारा और यह देखा जाएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो 5G टेक्निक है वो एक्चुअल में यूजफुल है या नहीं। ठीक, तो और यह भी नजर रखा जाएगा कि किस जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसकी सर्विस सबसे अच्छी है। क्लियर? चलिए, तो परीक्षणों के द्वारा प्राप्त आंकड़ों को भारत में ही संग्रहित किया जाएगा। ठीक, भारतीय दूरसंचार मंत्रालय ने चीनी उपकरण निर्माताओं जैसे हुआईवी और ZTE को 5G परीक्षणों से बाहर कर दिया गया। याद रखिएगा इसको, ये जो 2 चाइनीज कंपनियां हैं, ठीक है, हुआईवी और ZTE, इनको 5G परीक्षण से बाहर रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे तथ्य सामने आए थे जिसमें यह कहा गया था कि ये जो 2 कंपनियां हैं, हुआईवी और ZTE, ठीक है, ये दोनों कंपनियां जो हैं वो चीनी सरकार के लिए जासूसी का काम करती है। उसमें बहुत सारे ऐसी चीजें लगाई जाती है इन कंपनियों के उपकरणों में जो जासूसी करती है, जो डेटा प्रोवाइड कराती है चाइनीज सरकार को जिस कंप्यूटर में लगी रहती है उसका। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों कंपनियों को 5G परीक्षणों से बाहर रखा गया है और इसके कारण थोड़ा विरोध भी झेलना पड़ा था भारत को, लेकिन चलेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो भारतीय दूरसंचार मंत्रालय है इसने इसको बंद करने का या इसको इस परीक्षण से बाहर रखने का बिल्कुल सख्त फैसला लिया था। ठीक, तो याद रखिएगा 5G परीक्षण। चलिए, अगला टॉपिक है स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2020 1 ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट। ठीक है, देखिए ये जो रिपोर्ट है वो बेसिकली अलग अलग बिंदुओं पर कोविड-19 का क्या प्रभाव पड़ा है इस बात को मद्देनजर रखते हुए निकाला गया है और ये जारी किया गया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट बेंगलुरु के द्वारा। ठीक, प्रमुख बिंदु क्या क्या है, इस रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें रखी गई हैं? तो सबसे पहले रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का। तो सबसे पहला पॉइंट है कि अप्रैल से मई 2020 में लागू लॉकडाउन के दौरान लगभग 100 मिलियन लोगों की नौकरियां छूट गई। 100 मिलियन लोग जो है वो बेरोजगार हो गए थे। ठीक है, जो जिनके पास पहले नौकरी थी लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी नौकरी चली गई। हालांकि इनमें से अधिकांश श्रमिकों को जून 2020 तक रोजगार मिल गया था, लेकिन अभी भी लगभग 15 मिलियन लोग काम से वंचित थे। ठीक है, यानी कि ये जो 100 मिलियन लोग थे जिनकी नौकरी छूटी थी, ठीक है, उनमें से अधिकांश श्रमिकों को पुनः जून में क्या हुआ, नौकरी मिल गई, लेकिन वर्तमान स्थिति तक भी 15 मिलियन लोग जो हैं वो काम से वंचित हैं। ठीक, लॉकडाउन के बाद लगभग आधे वेतनभोगी श्रमिकों ने अनौपचारिक कार्यों या तो स्वनियोजित
आकस्मिक वेतन या अनौपचारिक वेतनभोगी कार्यों की ओर रुख किया है। ठीक है, यानी कि जो लॉकडाउन है उसके बाद जिनकी नौकरियां छूटी है, अब उनको कुछ तो करना पड़ेगा है ना जीविका उपार्जन के लिए, तो उसमें से बहुत सारे श्रमिकों ने या तो स्वनियोजित यानी कि या तो स्वयं का कुछ दुकान डाल लिया है ना, स्वनियोजन से कोई काम करना प्रारंभ कर दिया, या आकस्मिक वेतन, ठीक है, यानी कि कभी कभी वेतन मिले जिसमें, ठीक है, रेगुलर ना रहे, और अनौपचारिक वेतन भोगी। ठीक है, अनौपचारिक वेतन भोगी वैसे हमारे यहाँ जो छत्तीसगढ़ी में बोलते थे ना बासी बनिहार, ठीक है, जो खाने के बदले काम करते हैं, उनको कहा जाता है क्या, अनौपचारिक वेतन भोगी। ठीक है, तो इस प्रकार की नौकरियां जो है उसकी तरफ रुख किया है बहुत सारे लोगों ने। ठीक, अगला बिंदु है आय पर प्रभाव। ठीक है, लोगों की आय पर क्या प्रभाव पड़ा है कोविड-19 का। तो 4 सदस्यों के औसत परिवार वाले घरों के लिए जनवरी 2020 में प्रति व्यक्ति मासिक आय 5,989 की तुलना में अक्टूबर 2020 में प्रति व्यक्ति मासिक आय 4,979 रुपए में गिरावट दर्ज की गई है। ठीक है, यानी जनवरी में कितना था हमारा प्रति व्यक्ति मासिक आय जो है वो 5,989, वही अक्टूबर आते आते, ठीक है, चूंकि लॉकडाउन लगा लोगों के आय में कमी हुई, ठीक, कितना हो गया 4,979 रुपए। ठीक, लगभग 1,000 रुपए जो है वो कम हो गया था प्रति व्यक्ति मासिक आय की। ठीक, महामारी के दौरान श्रमिकों की मासिक आय में औसतन 17% की गिरावट दर्ज की गई, जिसमें स्वरोजगार और अनौपचारिक वेतनभोगी श्रमिकों की कमाई का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। क्लियर। अगला है गरीबी दर में वृद्धि। तो गरीबी दर में, अब सीधी सी बात है, गरीबी दर में वृद्धि दिखाई देगी, है ना। नौकरी खोने और आय में कमी के कारण गरीबी में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। गरीबी में वृद्धि हमको दिखाई दे रही है, कारण आपको स्पष्ट है, सबसे पहले रोजगार चला गया, दूसरा आय में गिरावट आ गई है। ठीक, परिवारों को अपने उपभोग में कमी करके, संपत्ति बेचकर, अनौपचारिक ऋण लेकर आय की क्षति का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अब जीने के लिए कुछ तो करेगा आदमी, तो क्या कर रहा है, अपनी संपत्ति कमी कर रहा है, यानी संपत्ति को बेच करके पैसा ला रहा है, या उपभोग में कमी कर रहा है। ठीक है, उपभोग में कमी करना बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे कुपोषण की समस्या का जन्म होता है। ठीक, और अनौपचारिक ऋण लेकर, ठीक है, अनौपचारिक ऋण मतलब मित्र से ले लिया, साहूकार से ले लिया, महाजन से ले लिया, ये अनौपचारिक ऋण है। तो इसके द्वारा आपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने में विवश हो गया है। ठीक, महामारी के दौरान राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन सीमा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में 230 मिलियन की वृद्धि हुई है, यानी कि कुल गरीबों की संख्या कितनी बढ़ गई, 230 मिलियन। ठीक, अगला है गरीबी दर ग्रामीण क्षेत्र में 15% अंक और शहरी क्षेत्रों में लगभग 20% बढ़ी है। शहरी क्षेत्रों में गरीबी दर कितना बढ़ा, 15%, और शहरी क्षेत्रों में 20% बढ़ा है। तो यह है इस रिपोर्ट की प्रमुख बातें। रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2021 1 ईयर ऑफ कोविड-19 रिपोर्ट। चलिए अगला टॉपिक है, मराठा आरक्षण असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए इसकी पृष्ठभूमि यह है कि वर्ष 2018 में जो महाराष्ट्र सरकार है उसने मराठा वर्ग को शिक्षा और नौकरियों में क्रमशः 12 और 13% का आरक्षण देने की घोषणा की थी। ठीक है, आरक्षण देना प्रारंभ किया था। ठीक, उसके बाद यह काफी विवादों में रही, क्योंकि जब 12% और 13% का आरक्षण दिया गया तो कुल आरक्षण की सीमा बढ़कर 65% तक पहुंच गई थी। अब सोचिए, इंदिरा साहनी वाद में यह कहा गया था कि आरक्षण की अधिकतम सीमा जो है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो हालांकि इस बात को हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट में यह कहा गया कि यह जो आरक्षण है वो तर्कसंगत है। फिर उसके बाद एक केस आता है जिसको कहा जाता है लक्ष्मण राव वर्सेस सीएम, लक्ष्मण राव वर्सेस चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र वाद। ठीक है, इस केस में क्या कहा गया, ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया मामला। सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई
इतना आरक्षण देने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, देखिए मराठा जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है, बहुत ज्यादा निचली स्थिति में नहीं रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इस प्रकार यदि किसी भी वर्ग को आरक्षण पर आरक्षण दिया जाएगा तो समाज जो होगा वो जाति शासित होना प्रारंभ हो जाएगा, यानी कि एक विशिष्ट प्रकार की जाति जो है, एक विशेष प्रकार की जाति का डोमिनेंस हो जाएगा, वो प्रभावी हो जाएगी अन्य जातियों के ऊपर। इसलिए ये जो आरक्षण है वो असंवैधानिक है, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, तो इसको पढ़ते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ देने संबंधी प्रावधान करने वाले कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कहा है कि ये असंवैधानिक है। ठीक, ये जो कानून है वो कब बना था, मैंने आपको बताया 2018 में। ठीक, यह व्यवस्था अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। ठीक है, अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन किया जाता है मराठा आरक्षण के द्वारा, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करने वाली स्थिति जाति शासित समाज का निर्माण करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक जाति का डोमिनेंस हो जाएगा अन्य जातियों के ऊपर। शिक्षा और नौकरियों में 12 और 13% मराठा आरक्षण ने कुल आरक्षण सीमा को क्रमशः 64% और 65% तक बढ़ा दिया था। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए ये 64-65 तो चलो ठीक है, लेकिन अगर वो जो EWS, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो 10% जो है, ये आरक्षण भी अगर लागू हुआ तो कुल आरक्षण की सीमा कितनी हो जाएगी, फिर 75% हो जाएगी, है कि नहीं। तो ये काफी ज्यादा गंभीर स्थिति हो जाएगी जो अन्य समुदाय है उनके लिए। ठीक, वर्ष 1992 में इंदिरा साहनी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा था कि दूर दराज के इलाकों की आबादी को मुख्य धारा में लाने हेतु केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों में ही 50% के नियम में कुछ ढील दी जा सकती है। ठीक है, इंदिरा साहनी वाद में कुल 9 जजों की बेंच थी। ठीक है, और इस बेंच ने यह कहा था कि भाई अगर आपको आरक्षण देना है किसी विशेष वर्ग को तो उसका सामाजिक स्तर जो है वो नीचे होना चाहिए, मुख्य धारा से अलग होने चाहिए। लेकिन जो मराठा हैं वो इस स्थिति में वर्तमान में नहीं है। ठीक है, ये काफी आगे हैं, ऐसा कहना है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक, और इनको आरक्षण देना कहीं भी तर्क संगत नहीं है। तो इसीलिए ये जो आरक्षण है, ये जो 12 और 13% का आरक्षण राज्य सरकार के द्वारा मराठा विशेष समुदाय को दिया गया था, उसे असंवैधानिक करार दिया है। इसमें और एक अपडेट है कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच भेजा गया मामला। ठीक है, ये जो मामला है, ठीक, मैंने आपको बताया था कि वर्ष 1992 का जो इंदिरा साहनी वाद है, ठीक है, इसमें कुल 9 जजों की बेंच बैठी थी। ठीक है, तो अब अगर इसको प्रूफ करना है या इसके संबंध में जजमेंट देना है तो वहां पर आपको कम से कम 11 जजों की बेंच चाहिए होगी। ठीक, तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भेजा गया है मामला, और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यदि आवश्यकता हुई तो इसके लिए 11 सदस्यीय बेंच जो है वो बिठाया जाएगा, और अगर आवश्यकता नहीं हुई तो मराठा आरक्षण जो है वो कभी भी लागू नहीं किया जाएगा। क्लियर। चलिए अगला टॉपिक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक, देखिए जैसे ही कोरोना संक्रमण काल प्रारंभ हुआ तो उस समय लोगों की खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, ये 2 चरणों में इसको आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण जो था वो मार्च 2020 से जून 2020 तक आयोजित किया जा चुका है, यानी जब कोरोना संक्रमण काल के अंतर्गत पहला लॉकडाउन लगा तब इसका प्रथम चरण चलाया गया था। वहीं द्वितीय चरण जो है वो अभी हाल ही में मई 2021 से जुलाई 2021 तक चलाया जा रहा है। ठीक है, क्यों चलाया जा रहा है? क्योंकि आपको पता होगा कि सेकंड वेव जो है, द्वितीय लहर कोरोना की, वो चल रही है। ठीक, तो इसी के अंतर्गत लोगों की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसे संचालित किया जा रहा है। ठीक, इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या की बात करें तो 80 करोड़ राशन कार्डधारी जो लोग हैं वो इसमें लाभार्थियों के अंतर्गत शामिल होंगे।
सरकार का कहना है कि मई और जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। ठीक है, यानी कि जो मई और जून है, केवल ये 2 महीनों के लिए यदि ये इस योजना को चलाया जाता है तो कुल 26,000 करोड़ रुपए जो है वो लगेंगे। ठीक, पिछले साल जब सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दिवाली और छठ तक विस्तारित कर दिया था। देखिए, ये जो योजना है ना, वो प्रारंभ में मार्च से जून तक बोला गया था कि चलेगा, लेकिन इसको बाद में बढ़ाते बढ़ाते दिवाली तक लेकर आ गए थे। ठीक है, यानी दिवाली तक ये योजना चली थी। छठ पूजा और दिवाली इन सब के समाप्त होते तक इस योजना को चलाया गया था। तो तब तक इस योजना के विस्तार पर 90,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च जो है वो हो चुका है, ऐसा कहना है सरकार का। ठीक, तो अगर इस खर्च को इस खर्च से मिलाओगे तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है वो इस योजना के अंतर्गत समाप्त हो चुका है या खर्च किए जा चुके हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इंपॉर्टेंट है। इसका प्रथम चरण और द्वितीय चरण, इसके डेट आपको पूछ सकता है। चलिए, हमारा अगला टॉपिक है नेपाल का राजनीतिक संकट। आपको पता होगा कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल में अभी हाल फिलहाल में काफी राजनीतिक उठापटक देखी गई है। कारण क्या है कि वहां की राष्ट्रपति श्रीमती विद्या भंडारी जी ने नेपाल के संसद को भंग कर दिया है। ठीक, क्यों किया है इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, हाल ही में राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने संसद को भंग कर मध्यावधि चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। ठीक है, और ये जो तिथि है वो 2 डेट याद रखिएगा, नवंबर के 12 और 19 को आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, ये जो मध्यावधि चुनाव है वो 12 नवंबर और 19 नवंबर को कराए जाएंगे। ठीक, केपी शर्मा ओली को नेपाल के प्रधानमंत्री पद से हटे 1 हफ्ता भी नहीं बीता था कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। ठीक है, देखिए, इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा नेपाल के लेजिस्लेचर को समझना होगा। तो सबसे पहले उसके लेजिस्लेचर की तरफ चलते हैं। देखिए, नेपाल की संसद जो है वो भारत की तरह ही द्विस्तरीय है। यहां भी अपर हाउस होता है ना, उच्च सदन होता है, निम्न सदन होता है, लोअर हाउस। ठीक, निम्न सदन की अगर बात करें तो उसे कहा जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और यहां पर सदस्यों की कुल संख्या होती है 275। यानी कि यहां पर यदि सरकार बनाना है तो वहां पर आपको 138 सदस्यों की आवश्यकता होती है। ठीक, कुछ पार्टियों पर नजर डाल लेते हैं। जैसे पहला है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, जो कि यूनाइटेड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है। ठीक है, यूनाइटेड मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। ठीक, यूएमएल का पूरा नाम होता है यूनाइटेड मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। ठीक, इसके सदस्यों की कुल संख्या है वर्तमान में 121। ये जो 275 है उसमें 121 किसके हैं? यूएमएल के हैं। ठीक, केपी शर्मा ओली के द्वारा इसे लीड किया जाता है। ठीक, वहीं दूसरी पार्टी की बात करें तो नेपाली कांग्रेस है, जो कि शेर बहादुर देउबा के द्वारा लीड किया जाता है, और वहां पर इनके सदस्यों की संख्या कितनी है? 63 है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओवादी, ठीक, जो लीड किया जाता है पुष्प कमल दहल, जिसको हम प्रचंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है, और इनके सदस्यों की संख्या है 49। वहीं पीपल्स सोशलिस्ट पार्टी, या इसी को बोला जाता है जनता समाजवादी पार्टी, ठीक है, ये बाबूराम भट्टाराई के द्वारा लीड किया जाता है, और 34 इसके सदस्यों की संख्या है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेपाल में। ठीक, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि किसी के पास 138 सीट है क्या? अकेले नहीं है। तो इस स्थिति में गठबंधन की सरकार बनती है। तो आपको बता दें कि ये जो केपी शर्मा ओली की जो यूएमएल पार्टी है, और ये जो बाबूराम भट्टाराई की जो पार्टी है, ठीक है, पीपल सोशलिस्ट पार्टी, इन दोनों के बीच में गठबंधन हुआ था। ठीक, साथ ही गठबंधन में कौन थे शामिल? पुष्प कमल दहल। ठीक है, ये तीनों ने मिलकर सरकार बनाई थी। अब सरकार बनाने के बाद अभी हाल ही में पुष्प कमल दहल और केपी शर्मा ओली के बीच में कुछ विवाद हुआ,
तो इन्होंने अपना समर्थन जो है वो वापस ले लिया और इन्होंने भी अपना समर्थन वापस ले लिया। अब इनके पास बहुमत नहीं बचा। इस स्थिति में एक बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था शेर बहादुर देवबा के द्वारा नेपाल की संसद में, और केपी शर्मा ओली वहां पर अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। ठीक, अब सिद्ध नहीं कर पाए तो इनकी सरकार गिर जानी चाहिए थी, इन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाया गया। ठीक, उसके बाद यह कहा गया कि आप में से कोई, ठीक है, इनमें से कोई जो है वो अपना बहुमत सिद्ध करे और वहां पर अपनी सरकार स्थापित करे। लेकिन न तो शेर बहादुर देवबा, न पुष्प कमल दहल प्रचंड, न ही बाबूराम भट्टाराई, इनमें से कोई भी अपना बहुमत वहां पर स्थापित नहीं कर पाया और इसके कारण फिर से एक बार केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद दे दिया गया। ठीक है, याद रखिए कि इनका जो संविधान है उसका जो 76(7) है, ठीक है, अनुच्छेद 76 का जो 7वां खंड है, वहां पर लिखा है कि यदि किसी सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वो सरकार गिर जाती है और उसके बाद जब विपक्ष को मौका दिया जाता है कि वो अपनी सरकार बनाए और यदि वो विपक्ष सरकार बनाने में नाकामयाब रहती है तो उस स्थिति में जो पहले सरकार गिरी थी, ठीक है, उसी को पुनः एक बार मौका दिया जाएगा कि वो अपनी सरकार जो है वो नेपाल में स्थापित करे। ठीक, तो यहां पर पुनः केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ठीक, और अभी हाल फिलहाल में ही पुनः एक बार विवाद प्रारंभ हुआ क्योंकि शेर बहादुर देवबा जो हैं, ठीक है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरे पास कुल 149 जो सांसद हैं वो मेरे पास हैं, ठीक है, और मैं चाहूं तो सरकार गिरा सकता हूं। ऐसा कहना था किसका? शेर बहादुर देवबा जी का। ठीक, तो इस स्थिति में सरकार जो है वो काफी ज्यादा विचलित हो गई। जो केपी शर्मा ओली है प्रधानमंत्री, वो काफी ज्यादा विचलित हो गए और इन्होंने अपने जो सांसद हैं उनको अंडरग्राउंड कर दिया था। उसके बाद फिर यहाँ की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने स्थिति को संज्ञान में लेते हुए यहां की संसद को भंग किया और उसके बाद मध्यावधि चुनाव के तिथियों की घोषणा कर दी। ठीक, तो इसी में पढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री ओली देश की संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी सरकार गिर गई थी, जिसके बाद वे कार्यवाहक सरकार के मुखिया की भूमिका में थे। ठीक है, यानी कि जब तक कोई नया प्रधानमंत्री नहीं आ जाता तब तक वहां पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री का प्रावधान है। ठीक, राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने गुरुवार को ओली को फिर से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने का फैसला लिया था क्योंकि वैकल्पिक सरकार, यहां से ध्यान देंगे, क्योंकि वैकल्पिक सरकार के गठन के लिए किसी भी अन्य राजनीतिक दल के संसद में बहुमत हासिल करने की सूरत में नहीं दिख रही थी। यानी कि कोई भी दूसरी पार्टी इस स्थिति में दिख ही नहीं रही थी कि वो वहां पर बहुमत ला सके। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ने संसद को भंग करना उचित समझा और मध्यावधि चुनाव के लिए तिथियों की घोषणा कर दी। चलिए, अगला टॉपिक है G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक। ठीक, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो G7 है इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं। ठीक, तो G7 के अंतर्गत आते हैं अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 7 देश आते हैं G7 के अंतर्गत। ठीक, अब ये मीटिंग आपके लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि जब ये G7 के मंत्रियों की बैठक हुई, विदेश मंत्रियों की, तो उन्हीं के पैरेलल एक G7 भारत की भी मीटिंग हुई है। ठीक है, जहां पर भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने किया है। ठीक, और ये वर्चुअल रूप से हुआ है, याद रखिएगा इसको, ये वर्चुअल रूप से हुआ है, जबकि ये भौतिक रूप से हुआ है। ये आयोजित किया गया था लंदन में। ठीक है, ब्रिटेन के लंदन में G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। कब की गई थी? 5 मई 2021 को। ठीक, G7 के कंट्रीज के नाम याद रखिएगा। अब आते हैं कि ये जो बैठक हुई है उसमें प्रमुख मुद्दे कौन कौन से रहे। तो सबसे पहला मुद्दा रहा रूस और यूक्रेन की सीमाओं पर अवैध रूप से अतिक्रमण। ठीक है, रूस जो है वो काफी ज्यादा डोमिनेट करता है किसको? यूक्रेन को। ठीक है, पहले यूक्रेन जो है यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो रूस से अलग हो चुका है। ठीक, तो फिर भी रूस उस पर कभी अपना अधिकार
जताता रहता है। ठीक, तो अवैध रूप से अतिक्रमण रूस द्वारा क्रीमिया में अपने सैन्य बलों को भेजने की कार्यवाही और वहां किए गए निर्माण कार्यों पर चर्चा की गई। ठीक है, क्रीमिया भी पहले यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, जो कि अभी हाल ही में अलग हुआ है। ठीक, तो वहां पर रूस जो है वो अपने सैन्य बलों को भेज करके कुछ कुछ अधोसंरचनाओं का निर्माण करवाता है। ठीक, ये अधोसंरचनाएं जो है वो सैन्य प्रवृत्ति की होती हैं, इसीलिए इसको ऑब्जेक्शनेबल कहा गया है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्शनेबल है वो इसीलिए है क्योंकि ये जो निर्माण कार्य करवाया जा रहा है रूस के द्वारा वो सैन्य प्रकृति के हैं, यानी कि वो युद्ध में प्रयोग कर सकता है। तो ये मुद्दा पहले टॉपिक पर रहा था, रूस द्वारा यूक्रेन और क्रीमिया इन दोनों जगहों पर सैन्य बलों को भेजना और उनकी सीमाओं का अतिक्रमण करना, उनके क्षेत्रों का अतिक्रमण करना। दूसरा है शिनजियांग और तिब्बत में चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन और दुरुपयोग, विशेष रूप से उइगर और अन्य जातीय और धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को निशाना बनाने आदि पर भी चर्चा की गई। ठीक है, चीन जो है वो अभी हाल फिलहाल में हर मीटिंग में एक हॉट टॉपिक रहता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत तिब्बत और जो शिनजियांग प्रांत है, ठीक है, यहां पर चीन द्वारा जो अतिक्रमण किया जा रहा है ये भी एक टॉपिक रहा है। इसके अलावा उइगर मुसलमान, ठीक है, हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रहे थे ये। ठीक, उइगर मुसलमानों के साथ चाइना बहुत बदसलूकी कर रहा है, तो इन पर किए जाने वाले जो अत्याचार हैं, ठीक है, और अन्य जाति और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार चीन के द्वारा किए जा रहे हैं, तो उससे मानवाधिकार को होने वाली हानि, यह भी एक टॉपिक रहा है इस G7 के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान। इसके अलावा चीन से हांगकांग की उच्च स्वायत्तता और अधिकारों और स्वतंत्रता का सम्मान करने का आह्वान किया गया। ठीक, चीन जो है वो हांगकांग की सीमाओं का अधिकांशतः अतिक्रमण करता रहता है। ठीक, तो चीन से यह बात कही गई है कि वो हांगकांग की सीमाओं का अतिक्रमण न करे और उसकी जो संप्रभुता है उसकी सुरक्षा करे। इस दौरान म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट की भी निंदा की गई। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में जो म्यांमार है वहां तख्ता पलट हो गया है। ठीक है, वहां के जो प्रधानमंत्री थे उसको हटा दिया गया है, वहां के राष्ट्रपति को हटा दिया गया, सेना का शासन लग गया। ठीक, तो उसकी भी निंदा की गई है। देखिए अगला पॉइंट है 47वां G7 शिखर सम्मेलन। देखिए ये जो आपको बैठक बता रहा हूं ना, ये विदेश मंत्रियों की बैठक है। ठीक है, ये G7 की आधिकारिक बैठक नहीं है। किसकी बैठक है? ये विदेश मंत्रियों की बैठक है। ठीक, G7 की जो बैठक है वो 47वें क्रम की होने वाली है और कहां आयोजित होगी? वर्ष 2021 के जून में यूनाइटेड किंगडम की मेजबानी में आयोजित की जाएगी। ठीक है, 47वां G7 शिखर सम्मेलन जून 2021 में यूनाइटेड किंगडम की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगला टॉपिक है ताउते चक्रवात। देखिए इसको एकदम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टू द पॉइंट पढ़ा जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, सबसे पहले आता है कि ये जो ताउते चक्रवात है इसका जन्म कहां पर हुआ। ठीक है, ये जो ताउते चक्रवात है वो कहां से निर्मित हुआ? तो याद रखिएगा इसका जन्म हुआ है, ये देखिए ये स्थलीय सीमा है भारत की। ठीक, ये स्थलीय सीमा है। ठीक, इधर से ये पाकिस्तान लग जाता है ये। ठीक, ये पाकिस्तान है। ठीक, तो ये क्या है हमारा? ये है अरब सागर। ठीक, अरब सागर में ये जो ताउते चक्रवात है इसका जन्म हुआ और ये अरब सागर से उठकर यूं आगे बढ़ रही है। ठीक, तो सबसे पहले ताउते जो चक्रवात है इसका नामकरण किसके द्वारा किया गया? ताउते का नामकरण किया गया है म्यांमार के द्वारा। ठीक, म्यांमार जो है उसने नाम दिया है इस चक्रवात को, क्या नाम दिया है? ताउते। ठीक है, बेसिकली ताउते जो है वो एक बर्मी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? बर्मी भाषा का। और ताउते का अर्थ होता है शोर करने वाली छिपकली। शोर करने वाली छिपकली ताउते का अर्थ होता है। कौन सी भाषा का शब्द है? बर्मी भाषा का। ठीक, इससे प्रभावित राज्य कौन कौन से हैं? ठीक है, ताउते चक्रवात ने किन किन क्षेत्रों को प्रभावित किया है? तो केरल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और इसके अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु को भी इसने प्रभावित किया है। ठीक है, यहां से आगे बढ़कर इसने तमिलनाडु को भी प्रभावित किया है, कर्नाटक को भी प्रभावित किया है। ठीक, चलिए अगला तूफान है यास तूफान। ठीक, यास तूफान जो है इसका नामकरण
ओमान के द्वारा किया गया है। ठीक, और इसका उद्गम आप देख पा रहे हैं, ये भारत है ना, ये हमारा भारत, ये स्थलीय सीमा, ये है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी से उद्गम हुआ है यास तूफान का। ठीक, और ये 26 मई के आसपास, ठीक है, यानी कि आज उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में प्रवेश करेगी। ठीक, काफी ज्यादा खतरनाक तूफान माना जा रहा है यास तूफान को। ठीक, उद्गम कहां हुआ? उत्तर अंडमान सागर और बंगाल की पूर्वी मध्य खाड़ी, यानी कि बंगाल की खाड़ी में इसका उद्गम हुआ है। प्रभावित राज्य पश्चिम बंगाल और ओडिशा। चलिए अगला टॉपिक है जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक, जलवायु जोखिम सूचकांक जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कई बार यहां से प्रश्न पूछ चुके हैं। तो सबसे पहले ये सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, जर्मन वॉच, जो कि जर्मनी की एक कंपनी है, उसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक, और ये वार्षिक रूप से जारी किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। आधार क्या होता है इसको जारी करने का? तो याद रखिएगा, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में मौसम से संबंधित घटनाओं जैसे तूफान, बाढ़, ताप, लहरें आदि के प्रभाव को कम करने में विभिन्न देशों की क्षमताओं का विश्लेषण किया जाता है। यानी कि कोई सा देश कितना अधिक सुभेद्य है इस पर्यावरणीय घटकों के अंतर्गत, ठीक है, कितने ज्यादा सक्षम है कि वो इन ये जो कारक है तूफान, बाढ़, ताप, लहर, इनके प्रभाव को रोक सकती है। ठीक है, रोक तो नहीं सकते डायरेक्ट, लेकिन इनके जन पर पड़ने वाले, लोगों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कितना कर सकती है, इसी का आकलन किया जाता है इस जलवायु जोखिम सूचकांक के अंतर्गत। ठीक, इसके अंतर्गत घातक मानवीय प्रभावों और प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान का भी विश्लेषण किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं वर्ष 2021 में जो जलवायु जोखिम सूचकांक जारी किया गया है इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो सबसे पहले वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के अनुसार वर्ष 2019 में 10 सबसे अधिक प्रभावित देश, यानी कि सबसे ज्यादा सुभेद्य देश, जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं पर्यावरणीय घटकों से, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला मोजाम्बिक, जिम्बाब्वे, बहामास, जापान, मलावी, अफगानिस्तान, भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, दक्षिणी सूडान, नाइजर, बोलीविया। ठीक, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत 7वें स्थान पर है, जबकि वर्ष 2020 में भारत 5वें स्थान पर था। ठीक, तो यहां से आप देख पा रहे हैं कि 2 स्थान सुधार किया है भारत ने, 2 स्थान सुधार किया है। ठीक, इसमें भारत की रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की रैंक क्या है? 7वीं रैंक है। चलिए, तो अब आते हैं हमारे वीडियो के अंतर्गत प्रश्नोत्तर सेक्शन में। सबसे पहला क्वेश्चन है, श्री सुशील चंद्र भारतीय निर्वाचन आयोग में किस क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? ऑप्शन है आपके पास 22वां, 23वां, 21वां, 24वां। तो हमने देखा कौन से क्रम के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं? 24वें क्रम के। दूसरा क्वेश्चन है, श्री नथालपति वेंकट रमन किस क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं? कौन से क्रम के हैं? हमने देखा ऑप्शन क्या है आपके पास? 42, 43, 47, 48। क्या है आंसर? 48। 48वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश हैं श्री NV रमन। अगला है, आहार क्रांति मिशन कब प्रारंभ किया गया? कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर सी देखिए, 14 अप्रैल 2021 को। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय अभ्यास वरुण का आयोजन किया गया, किसके किसके बीच आयोजित किया गया ये पूछ रहा है। ठीक, तो ऑप्शन है आपके पास भारत और फ्रांस के बीच, भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच, भारत और अमेरिका की नौसेनाओं के बीच, भारत और चीन की नौसेनाओं के बीच। तो किसके बीच किया गया है? भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021, इसका 19वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया है। ठीक, अगला है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? ऑप्शन है 15वें, 16वें, 7वें, 8वें। तो हमने जस्ट पिछली स्लाइड में ही देखा कौन से क्रम में है? 7वें क्रम में है। अगला प्रश्न है, ताउते चक्रवात से प्रभावित राज्य कौन से हैं? ऑप्शन है त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, या हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली,
हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या केरल, गोवा और महाराष्ट्र? तो इसका आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ताउते तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य कौन से हैं। तो ये थे हाल फिलहाल के कुछ राष्ट्रीय समसामयिक घटनाक्रम जो कि आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।